नमस्कार। आपदा और उसके समाधान पर आधारित हमारे इस श्रृंखला के नए अंक में आपका स्वागत है। आपदाओं की बात करें तो चाहे ये प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, आपदाओं का सामना तो हमें करना ही है। लेकिन सच ये भी है कि तैयारी में ही है समझदारी। आज के अंक में बात आपदा प्रबंधन और हम लोगों की भूमिका की बात, यानी समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की बात। तो आखिर समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन होती क्या है और किस तरह से इसकी भूमिका रही है आपदाओं के दौरान और उसके बाद की जो राहत की प्रक्रिया रही हैं। जरा इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ तथ्यों के जरिए कि आखिर ये संकल्पना, ये विचार क्या कहता है। तो ये कहता है कि आपदा के में जो समुदाय होता है हमेशा राहत की पहली कड़ी होती है और इसी सोच पर यह आधारित है। सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करती है स्थानीय स्वामित्व, जो तमाम तरह की कोशिशें होती हैं उसको लेकर। सामुदायिक भागीदारी स्थानीय जरूरतों का रखती है ध्यान, ये भी बात इसमें शामिल है। इसके अलावा क्षति को रोकने के लिए स्वयंसेवी तरीकों को बढ़ावा देती है, जिससे जो प्रभाव है राहत कार्यों का वो बढ़ जाता है। महिलाओं और युवाओं और खासकर बच्चों को भी इसमें भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाता है। सामुदायिक भागीदारी, पारस्परिक सहायता को इसमें बढ़ावा दिया जाता है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, क्षमता का निर्माण होता है। ज्यादा जोखिम वाले सामाजिक वर्गों को लेकर संवेदनशीलता बढ़ती है और उसका भी इसमें बखूबी ध्यान रखा जाता है। साथ साथ इसकी अगर हम दिशा निर्देशों की तरफ नजर डालें तो राज्य के विभिन्न भागों की हो अति संवेदनशीलता इस बात को सुनिश्चित करने की बात कहती है। और ये भी कहा जाता है कि आपदाओं की रोकथाम और राहत के उपायों को लेकर समाज में एक विस्तृत स्तर पर जागरूकता हो, राहत उपाय हो, विकास योजनाएं परियोजनाओं के साथ एकीकृत हो जो राहत के उपाय हैं, क्षमता निर्माण और तैयारियों के लिए उपाय किए जाएं, इस तरह के दिशा निर्देश हैं। राज्य सरकारों के हर विभाग की जिम्मेदारी या भूमिका तय होनी चाहिए और इसके साथ साथ योजनाओं की हर साल समीक्षा हो और वो अपडेट हो, अद्यतन भी लगातार उसको किया जाए जो समस्याएं हैं उसके परिप्रेक्ष्य में। राहत उपायों के वित्त पोषण के हों उचित प्रावधान, ये भी बेहद महत्वपूर्ण बात है इस पूरी प्रक्रिया में। और साथ में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे राहत के पहले कदम उठाने वाले प्रशिक्षित हों, समुदाय के स्वयंसेवी को प्राथमिक उपचार, बचाव कार्यों जैसी चीज़ों का प्रशिक्षण हासिल हो। साथ ही समुदाय के स्वयंसेवी को आश्रय स्थलों पर का प्रबंधन करना, राहत सामग्री का वितरण जैसी कार्यों का प्रशिक्षण हो। समुदाय के स्वयंसेवी को सरकारी एजेंसियों के साथ सहयोग करने का भी प्रशिक्षण हो ताकि तेजी से राहत कार्य आगे बढ़ सके। दिव्यांगजनों और बुजुर्गों को राहत कार्यों के दौरान विशेष सावधानियां बरती जाएं, इसका भी जो है विशेष ध्यान रखने की जरूरत महसूस की जाती रही है। और इस पूरे मसले पे हम बातचीत करेंगे। तीन बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त इस कार्यक्रम में। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं राजेंद्र सिंह जी, जो सदस्य हैं एनडीएमए के यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हमारे साथ है प्रोफेसर संतोष कुमार, NIDM यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। और हमारे साथ हैं अमरेंद्र सिंह सेंगर साहब, इंस्पेक्टर जनरल, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं राजेंद्र जी आपसे इस पूरी चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। और देखा जाए तो जो दस्तावेज बताते हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009, उसी में इस बात की संकल्पना की गई थी, इस बात की चर्चा की गई थी कि कैसे जो डिजास्टर से लड़ने के लिए जो तैयारियां हों वो लोकल ओनरशिप और जो लोकल नीड्स हैं उसका उसमें समावेशन हो, उसको भी उसमें शामिल किया जाए। किस तरह से एनडीएमए की पूरी तैयारी रही है, इनिशिएटिव रहे हैं ताकि इसे सुनिश्चित किया जा सके? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए 2005 से ही जब से एनडीएमए बना है उस समय से ही हम लोग इसके बारे में बहुत गंभीर थे। इसलिए अगर आप देखेंगे 2005 के जो हमारा डीएम एक्ट है उसमें भी सेक्शन 22 और सेक्शन 30 में अगर आप देखते हैं उसमें हमने कम्युनिटी को अपने से जोड़ने की बात कही है, उनको ट्रेनिंग, मॉक ड्रिल और उनको तैयार होने के लिए हमने प्रशिक्षण के लिए कहा है। 2009 में
हमने इसके ऊपर अपनी जब पॉलिसी हमारी गाइडलाइन बनी तो पॉलिसी में भी हमने इस बात का पे जोर दिया है कि कैसे इन लोगों को अपने से जोड़ें और इनके वॉलंटियर जो कम्युनिटी वॉलंटियर्स हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा अपने समुदाय के लोगों को हम अपने साथ जोड़ें ताकि आपदा से पहले और आपदा के बाद जो है इन लोगों की टीमें बना करके हम इनसे काम ले सकें। 2016 और 19 में जब एनडीएमपी जो है एक्ट हमारा बना उस पे इस बात की बहुत आवश्यकता महसूस की गई पूरे देश में कि कैसे इन लोगों को अगर अपने से जोड़ना है तो कैसे इन लोगों तक सही सूचना पहुंचाई जाए, कैसे इनके हौसले को बढ़ाया जाए, कैसे इनके नॉलेज बेस को बढ़ाया जाए। और 2016 में माननीय प्रधानमंत्री के जो 10 पॉइंट एजेंडा हैं उसमें इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटीज को, चाहे वो महिलाएं हैं और चाहे वो पुरुष हैं, कैसे हम डीआरआर में इनको अपने से जोड़ें ताकि नुकसान कम से कम हो, जान मान का नुकसान बहुत कम हो। इसके लिए एनडीएमए ने जो है एक 3 प्रोग्राम लॉन्च किए थे। एक सबसे पहला प्रोग्राम बनाया था हम लोगों ने नेशनल स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम, और इसको हमने 33 जिलों में जो कि भूकंप वाले एरिया हैं उनमें हमने 8,600 स्कूल को इसमें चिन्हित किया है और उन लोगों को हमने वहाँ रेगुलर उन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, मॉक ड्रिल की जाती है और उनको बुकलेट जो है हम लोग रीडिंग मटेरियल देते हैं ताकि वो घर में जा करके अपने माता पिता से लेके अपने कम्युनिटी के बीच में भी इस चीज का प्रचार और प्रसार करें ताकि वो जागृत हो पाए। दूसरी चीज हमने जो की है वो 2012-13 में हमने जो है इंदिरा गांधी ओपन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ जो है हमने पंचायती राज और लोकल अर्बन बॉडीज के इनके चुनिंदा मेंबर को हमने इनको जो है ट्रेनिंग के लिए बुलाया है, इनको ट्रेन किया है आपदा के बारे में और इनको पूरा ब्रोशर हमने मटेरियल हमने दिया है ताकि ये चुने हुए लोग जब अपने समाज के बीच में जाए तो अपने लोगों को इसमें आग्रह उनसे कर सकें कि अपने को चुनौतियों से लड़ने के लिए कैसे तैयार करना है। और अभी तक करीब हमने 16,000 वॉलंटियर्स को तैयार किया है और इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। तीसरा जो मुख्य प्रोग्राम है एनडीएमए ने जो लॉन्च किया है वो है लाल बहादुर शास्त्री एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, जो मसूरी में जब भी ये लोग भर्ती होकर के रिक्रूट होकर के अपने ट्रेनिंग के लिए वहां जाते हैं 6 महीने के लिए, उस 6 महीने के दौरान हमने आपदा को, डिजास्टर को एक सब्जेक्ट उसमें जो है लिया है और उनको पढ़ाया है ताकि जब ये जी राजेंद्र जी 6 महीने के बाद अपने एरिया में जाए वहां कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ सके, उनको जागृत कर सके और कम्युनिटी इंटरेक्शन से कम्युनिटी इंटीग्रेशन का जो दौर है अब वो शुरू हो चुका है। ठीक है, बहुत विस्तार से अपनी बातें आपने रखी हैं और एक पूरा परिप्रेक्ष्य, पूरा स्ट्रक्चर आपने सामने रखा है। और प्रोफेसर संतोष, इसी बात को आप आगे बढ़ाएं और इसमें एक सवाल ये है कि जब समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की संकल्पना पूरी दुनिया में आई, भारत में भी जब इसकी शुरुआत हुई, तो एक बात कही जा रही थी कि क्या इसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी क्या संस्थानीकरण हो पाएगा, उसको उस तरह से हम व्यवस्थित कर पाएंगे क्या? इस स्तर पे किस तरह से आप इस वक्त हम कह सकते हैं कि जो एक स्वयंसेवी और जो क्षमता निर्माण की जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर आज हम एक बेहतर स्थिति में खड़े हैं? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही क्योंकि आपदा प्रबंधन के मूल जो कहते हैं केंद्र में हमारी समुदाय होती है और समुदाय अपने स्तर पे आपदा प्रबंधन करते रहती है। और कई हमारे पुराने शताब्दियों से लेके आज तक के, अगर 21वीं शताब्दी की भी बात करें तो अगर सिस्टम नहीं है तब भी कम्युनिटी अपना जो कन्फ्रंट करते हैं डेली बेसिस पे रिस्क का, वो करते रहे। लेकिन जब इस तरह के वातावरण को देखा गया तो इसे लगा कि हम इसको इस प्रक्रिया को आपदा प्रबंधन के इंस्टीट्यूशनलाइजेशन प्रोसेस से जोड़ सकते हैं, जिसमें जो समुदाय है उनको जिस तरह की क्षमता चाहिए, जिस तरह के संसाधन चाहिए, जिस तरह का उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, जिस तरह की उनको ज्ञान चाहिए, वो उसको भी मुहैया कराना होगा ताकि उनकी जो अपनी प्रक्रिया है वो स्ट्रेंथन हो सके।
और इसलिए जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान भी है और एनडीआरएफ भी है, एनडीएमए भी है, एक सामूहिक रूप से हम लोग एक संगठित रूप से इसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन प्रोसेस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने अपने राजेंद्र सिंह जी को भी सुना होगा, प्रक्रिया शुरू हुई और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना, अथॉरिटी ने बनाया, जो 2009 में सबसे बना, और उसके बाद 2019 में उसको रिकार्नेट हुआ, जो रिवाइज हुआ, तो उसमें भी इस पे बड़ी ज्यादा महत्व दिया गया। और सेंडाई के तुरंत पश्चात माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 10 बिंदु खींचे हमारे आपदा प्रबंधन के, और इसमें उन्होंने एक ये बताया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आगे बढ़ाना है। तो जो मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने इस तरह के लोगों के लिए एक प्रशिक्षण डिजाइन किया, मॉड्यूल्स बनाए, और इन लोगों को एक संगठित रूप से हमारे अपने यहाँ एक प्लेटफॉर्म उनको दिया, और हम लोग जाके उनके साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी जो प्रक्रिया है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उनके साथ स्थानीय स्तर पे ही उनके जब नियोजन करते हैं, जब प्लानिंग करते हैं, तो रिस्क का जो अंदाजा और रिस्क का जो हम लोग विश्लेषण करते हैं उनके साथ ही करते हैं। तो पार्टिसिपेटरी मेथड को ही सबल बनाने के लिए हम लोगों ने कई उस तरह के टूल्स बनाए, और उस टूल के आधार पे उनसे संगठित होकर फिर जो हमारे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, उनसे मिलके उन तक पहुंच पाते हैं। जो वर्तमान एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे कई आपने देखा होगा कि फ्लड हुआ, चाहे वो उड़ीसा में हुआ या हमारे केरला में हुआ, या इस तरह की जो आपदाएं होती रही हमारे यहाँ देश में, और ड्राउट के संदर्भ में भी आप देखेंगे तो कम्युनिटी के पास एक अपना जो स्थानीय ज्ञान है, उस ज्ञान को हमारे ज्ञान से बहुत आगे है। वो जो सोचते हैं वहां का स्थानीय ज्ञान उनके पास सबसे, तो इसलिए जो हमारी जो अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय और जो राष्ट्रीय ज्ञान उससे जोड़ने का एक परस्पर एक संबंध होता है, और ये प्रयास हम लोग संस्थानों के रूप से कर रहे हैं कि हमारी जो जानकारी है और उनकी जानकारी, दोनों का सामंजस्य कैसा हो, और उसके आधार पर उनके जोखिम को कम किया जा सके। तो ये एक के पहले आने की प्रक्रिया में आपदा को, जोखिम को कम करने के लिए महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बैठ के वहां का ज्ञान लेके, और उसके बाद हम अपनी प्रक्रिया को पूरी करते हैं। ठीक है, बिल्कुल हम आगे भी इस पे बातचीत करेंगे और विस्तार से। अमरेंद्र सिंगर जी, आप बिल्कुल ज़मीन पे आप लोग काम करते हैं, बिल्कुल लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं, स्वयंसेवियों के साथ मिलकर काम करते हैं। क्या आपका अनुभव है, जो ये पूरे दिशा निर्देश, पूरा प्रशिक्षण, कैपेसिटी बिल्डिंग की पूरी जो प्रक्रिया है, किस हद तक अब हमारे समुदायों को मदद कर रही है आपदा के समय में? क्या आपका अपना अनुभव है और क्या कहेंगे इस वक्त आप? जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि समुदाय आधारित क्षमता निर्माण हमारे आपदा प्रबंधन का केंद्र बिंदु है, और समुदाय को सबसे पहले किसी घटना होने के पश्चात हम देखते हैं कि प्रभावित होती है, और सबसे पहले वही मदद को आगे बढ़ते हैं। एनडीआरएफ पूर्व से ही इसमें कार्य करती रही है, और जब ये कार्य करती है तो उसकी पद्धति के कुछ बिंदु होते हैं, उसको पहले मैं चर्चा कर लूं, तब मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। एक भारत विशाल देश है और इसमें तमाम तरह की विविधताएं हैं, रीजनल स्तर पे कई सारे वेरिएशन है, तो हम यह विश्वास नहीं करते कि एक फॉर्मूला पूरे भारतवर्ष के लिए चलेगा। तो जो रीजनल वेरिएशंस होते हैं उसके प्रति हम अपने अप्रोच में संवेदनशीलता रखते हैं। दूसरा, हम ये देखते हैं कि कोई भी वर्ग जहां हम जा रहे हैं वो छूटे नहीं, खासकर हमारे जितने भी वंचित कमजोर वर्ग हैं, बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, दिव्यांग, इन सबको साथ में लेके चला जाए। और जैसा प्रोफेसर संतोष कुमार ने कहा कि जब हम वहां जाते हैं तो यह नहीं समझते कि स्थानीय समुदाय जो है वो लोग अज्ञानी हैं और हम सर्वज्ञाता हैं। हम ये उनको एक एसेट मानते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से वो झेलते रहे हैं, अपने बुद्धि, ज्ञान, कौशल और अनुभव, बिल्कुल एक संसाधन है, उससे उन समस्याओं का सामना करते रहे हैं। तो उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, और हमने सीखा है, और उनसे जो सीखी हुई जानकारी है उसको भी विभिन्न जगहों पे हमने साझा किया है। एक और चीज हम लोग कोशिश करते हैं, चूंकि किसी भी केंद्रीय इकाई के द्वारा यह संभव नहीं है कि वो पूरे भारतवर्ष के तमाम लोगों को प्रशिक्षित कर सके, तो एक प्रणाली होती है जिसको TOT बोला जाता है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स।
स्थानीय स्तर पे ही हम रिसोर्स पर्सन्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि वो आगे अन्य लोगों को प्रशिक्षित कर सकें। ठीक है। अब आपके प्रश्न पे आते हुए मैं कहना चाहूंगा, हमने काफी कार्य किया है। यदि संख्यात्मक रूप से देखें तो जन जागरूकता के करीब 7,000 से ज्यादा अभियान, इसमें 55 लाख लोगों। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो राहत कार्य अब एनडीआरएफ करती है जमीन पे, जो प्रशिक्षित जो स्वयंसेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं और जो समुदाय के लीडर्स हैं, उनसे कितना सहयोग अब मिल रहा है पहले के अपेक्षा, अगर हम तुलना करें? पहले की अपेक्षा आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा सहयोग बढ़ा है। यदि आप 2004 से पहले की स्थिति देख लें और आज की स्थिति देख लें तो जागरूकता बढ़ी है। उनको मालूम है कि क्या करना है, कैसे करना है, किसकी मदद लेनी है, किसको सूचना देनी है। हम जाते हैं तो हमारे लोकल गाइड के तौर पे वो काम करते हैं, वो हमारे लिए एक एसेट हैं। इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आधुनिक तकनीक यथा जैसे टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इस प्रकार की चर्चाएं जो दूरदर्शन आयोजित कर रही है, इसका बहुत योगदान रहा है। स्पेशली सोशल मीडिया की पहुंच का बहुत फायदा हमारे समुदाय को हुआ है। और यदि आप तटीय क्षेत्रों में देखें तो वहां लोगों में संगठनात्मक शक्ति में बहुत संवर्धन हुआ है। ठीक है। कई जगह आप देखते हैं कि राहत एवं बचाव समितियां हैं, प्राथमिक उपचार समितियां हैं, राहत सामग्री वितरण समिति है, तो उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में काफी संवर्धन हुआ है। साथ ही साथ ठीक है, उनकी अपेक्षाओं में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे हमारे एक योगदान भी है, साथ ही चुनौती भी है। बिल्कुल। राजेंद्र जी बहुत रोचक बात कह रहे हैं अमरेंद्र जी, और जब बता रहे हैं कि किस तरह से अब लोग ज़्यादा एकजुट तरीके से किस तरह से सहयोग कर रहे हैं ज़मीन पे काम करने वाले एजेंसियों के साथ। एक पहल इंडिया में ने शुरू की और उसके बाद पूरे देश में उसको लागू होते हमने देखा, वो है आपदा मित्र की जो संकल्पना है, उसकी योजना है। ज़रा हमें बताएं उसके बारे में, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया और कैसे इसका विस्तार करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बेहद महत्वपूर्ण तत्व है समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के नजरिए से। बिल्कुल सही कहा है आपने। और जैसे संतोष जी ने और सेंगर साहब ने बताया है कि जागरूकता और लोकल ज्ञान को ध्यान में रखते हुए एनडीए में ने एक स्कीम चलाई है 2016 में, आपदा मित्र नाम की स्कीम है ये, जो 25 राज्यों के 30 जिलों में जो है ये शुरू की थी हमने स्कीम। और सिर्फ ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र जो थे उसमें ये स्कीम वहां लॉन्च हुई थी, और इसमें 6,000 जो है वॉलंटियर हमने तैयार किए थे, जिनको हम आपदा मित्र कहते हैं। और जो गर्ल्स उसमें आई हैं उनको आपदा सखी के नाम हम उनको देते हैं। और ये स्कीम जो है बहुत सफल रही है, और अभी हमने 6,000 वॉलंटियर इसके लिए तैयार किए हैं। इसी को देख करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन डॉक्यूमेंट में भी इस बात को डाला है, और अभी हमने जो है आने वाले समय में 350 जिले हमने चिन्हित किए हैं विभिन्न आपदाओं के लिए। और उसमें 2024 तक हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम 1 लाख वॉलंटियर्स को तैयार करें। और ये 1 लाख वॉलंटियर वहाँ के लोकल लोग होंगे, और लोकल लोगों के साथ इनको हम किट देते हैं, एक आपदा से संबंधित जो है एक इनको जागरूकता, और इनको एक 14 दिन की और 15 दिन की हम इनको ट्रेनिंग कैप्सूल जो है हम इन लोगों को देते हैं। और ये लोग, ये जो आपदा मित्र हैं, ये कम्युनिटी में जाके कम्युनिटी को सचेत करते हैं, सतर्क करते हैं, और उस कम्युनिटी को समर्थ बनाते हैं किसी भी आपदा की चुनौतियों से लड़ने के लिए। और ये तो राजेंद्र जी एक इसमें सवाल, जो आप लोगों ने वॉलंटियर्स तैयार किए, प्रशिक्षण दिया है और सामग्री भी दी है, तो कैसे उनको प्रेरित रखते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में वो आगे बढ़कर आएं, लीड करें, कैसे उनको प्रेरित किया जाता है? उनको हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं, मॉक ड्रिल कराते हैं, हर चीज उनकी सुख सुविधाओं का भी ध्यान रखते हैं, उनसे रेगुलरली हम लोग जो है बात करते हैं और वार्तालाप होती है। मैं अभी 2-3 जगह होके आया हूँ, मैं खुद आपदा मित्रों से मिला हूँ। और 2020 में जब ये कोविड का टाइम है, ये तो मैं कहता हूँ कि इनको आपदा मित्र मत बोलिए, ये इनका जो नया नाम होगा ये आपका मित्र होगा। जब 1 लाख वॉलंटियर हमारे जो है 2024 में तैयार होंगे, जो हमारे और कम्युनिटी के बीच में जो है एक सेतु का काम कर रहे हैं। ये वॉलंटियर्स नहीं, ये आपके जो मित्र हैं, ये एनडीए में के प्रतिनिधि के रूप में कम्युनिटी के बीच में जाकर के काम कर रहे हैं, और अपनी अपनी जगह जाके अपने अपने समुदायों को राष्ट्र से जोड़ रहे हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक वो है कि आत्मनिर्भर भारत,
आत्मनिर्भर भारत में ये कम्युनिटी और कम्युनिटी के लोग बिल्कुल सही बात। और जो हमारे आपदा मित्र हैं ये एक बहुत ही दूर का मील का पत्थर साबित होंगे और इसकी बुनियाद जो जी है बिल्कुल इन्हीं लोगों ने बिल्कुल रखी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और प्रोफेसर संतोष, एक जो बड़ा मसला इसमें रहा है कि जो राज्यों की जो विकास परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, वो और राहत कार्यों और जो आपदाओं की जो आशंका है उसके बीच में एक तालमेल हो और समुदाय की उसमें एक अपनी भूमिका होती है। इस मुद्दे को कैसे देखा गया है और कैसे इस पे काम किया गया है? देखिए, मैं एक उदाहरण बताऊंगा। गुजरात में जब अर्थक्वेक आया था 2001 में, तो 2001 में के बाद दो बड़ी चीजें वहां पे एक आई जो एक ग्लोबल मॉडल के रूप में निकला, कम्युनिटी बेस्ड आधारित। एक तो पहली बात आई जब एक पूरी जो रिकवरी की प्रक्रिया थी, लॉन्ग टर्म रिकवरी की, जो इतने सारे मकान टूटे थे, लाखों में मकान टूटे और उसको बनाने की प्रक्रिया थी, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्टर की व्यवस्था नहीं की गई और कम्युनिटी लेड, जनता के द्वारा उसको लीड किया गया। एक फार्मूला जो सरकार ने वहां पे एग्जीक्यूट किया, एक जो ग्लोबल सक्सेस स्टोरी बनी कि कम्युनिटी को जिस तरह से रहना है उस तरह से मकान बनाना है और अपनी तरह से सोच को आगे लाना, और ये बहुत टाइम मिनिमम टाइम फ्रेम में ये कंप्लीट हुआ। जो दूसरी जो बात हुई उसमें दोनों को, महिला और पुरुष को, दोनों को उसमें उनको मालिकाना हक मिला, जिससे महिलाओं को एम्पावरमेंट मिला, कोलेटरल की फैसिलिटी और आगे बढ़ी। तो ये जो दो बात, ये एक जो मॉडल बना, इस मॉडल को जैसे आप कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट का ये पार्ट एंड पार्सल एक्टिविटी हुई कि आपदाएं भी होती हैं और आपदाओं के पश्चात रिस्पॉन्स भी होता है, रिलीफ भी होता है और रिकवरी भी होती है, जिसमें रिकंस्ट्रक्शन और रिकवरी की बात। तो इसमें एक नई जो प्रक्रिया आई उसको जोड़ने की आवश्यकता है। और जैसा अमरेंद्र जी ने कहा, वन साइज फिट ऑल नहीं करता, हर राज्यों में चिंता अलग अलग है। तो जब हम लोग भी डिजास्टर मैनेजमेंट बनाते हैं, गांव का प्लान बनाया है, विलेज डेवलपमेंट प्लान बनाया है, पंचायत का बनाया है, लोकल बॉडीज के लिए किया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, और इश्यूज पे भी स्पेशल जो हर स्टेट की जो जेंडर रिलेशंस हैं वो अलग अलग है, महिला पुरुष के संबंध अलग हैं, महिला पुरुष की प्रक्रिया अलग है। तो इसको सोचते हुए वहाँ के जो सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड है उसमें ये मदद मिलती है। तो इसलिए जो पूरी जो और इंक्लूसिव जो दिव्यांग की बात करें तो दिव्यांग की भी बात राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने के माध्यम से, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से, संक्षेप में प्रोफेसर संतोष। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी यूनिक और ये एक सक्सेसफुल स्टोरी इसलिए कहते हैं कि जब तक हम कम्युनिटी को में नहीं रखेंगे तब तक हम आपदा प्रबंधन, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल जो हमारे पास समय कम है तो थोड़ा संक्षेप में जी माफ करेंगे, लेकिन समय हमारे पास सीमित है। सिंह साहब, एक बात अंत में जरूर पूछनी पड़ेगी कि कहाँ पे आपको सुधार की गुंजाइश दिखती है इन तमाम नीतियों, कोशिशों, निर्देशों, प्रशिक्षण के बाद? चूंकि जमीन पर आप मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर आप हैं, तो कहाँ आपको सुधार की गुंजाइश नजर आती है जहां तक समुदाय को तैयार करने की का सवाल है? जनता की अपेक्षाएं बढ़ रही हैं और यह एक चुनौती के रूप में है। सुधार तो विभिन्न प्रकार के हो रहे हैं। आपदा मित्र की आपने देखी, उस योजना का उच्चीकरण हो रहा है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं हम भी कर रहे हैं। तो यहाँ यह कि सुरसा के मुंह की भांति उनकी अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं और वो आज एक मैटर ऑफ राइट समझते हैं और समझना भी चाहिए कि हमारा जीवन जीने का एक मौलिक अधिकार है और सरकार का कर्तव्य है कि वो प्रदान करे। तो हमें उनकी अपेक्षाओं पे खड़ा उतरने के लिए पुरजोर कोशिश हर स्तर पे करनी है, चाहे वो सरकारी संस्थान हो या गैर सरकारी संस्थान हो। हम सबको एक अभियान के तौर पे, एक यज्ञ के तौर पे आगे बढ़ना है और अपनी आहुति प्रदान करनी है। निश्चित तौर पर बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए। अपने तीनों मेहमानों का हम करेंगे। राजेंद्र सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर संतोष कुमार और अमरेंद्र सिंह सेंगर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और तमाम बातों को हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो समुदाय आधारित जो आपदा प्रबंधन है वो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन का भी एक मुद्दा है जो अचानक से अजीबोगरीब परिस्थितियां खड़ी कर देता है। और भारत जैसे देश के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये कदम जो है गरीबी मिटाने या ऐसे वर्ग जो आपदा का ज़्यादा शिकार होते हैं, ज़्यादा नुकसान जिनको होता है, ख़ासकर उन समुदायों के लिए ये बेहद ज़रूरी है और इस पर तेज़ी से काम भी होता फिलहाल दिखाई दे रहा है। तो हमारे आज के अंक में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और ऐसे विषय के साथ। नमस्कार।
कोरोना वायरस जिस तेजी से पूरी दुनिया